ये अंश बेस्ट सेलर्स मैं मन हूं और मैं कृष्ण हूं के लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मुझे सहिष्णुता मत सिखाओ भारत से लिया गया है, जिसका उद्देश्य भारत को सही राह दिखाना है। महाभारत के विनाश से कैसे उभरा भारत। खैर, ब्रह्मांड तथा पृथ्वी के अस्तित्व में आने का इतिहास आपने जान लिया। साथ ही जीवन के अस्तित्व में आने का इतिहास भी आपने समझ ही लिया। अब उम्मीद करता हूं कि मनुष्य जीवन के महत्व को भी आपने समझ ही लिया होगा। सो अब मैं सीधे अपने इतिहास पर आता हूं, और मेरा इतिहास अलग से इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये इतिहास अन्य सभी भूभागों के इतिहास से सर्वथा भिन्न है। हालांकि मैं अपना इतिहास 2 लाख वर्ष पूर्व से प्रारंभ ना करके 5-10 हजार वर्ष पूर्व से ही प्रारंभ करता हूं, क्योंकि जो मैं समझाना चाह रहा हूं उस हेतु इतना इतिहास समझना ही काफी है। निश्चित ही आज से 5,000 वर्ष पूर्व मैं ऐसा नहीं था जैसा आज हूं। उस समय मोटा मोटी तौर पर मुझे आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था। ये आर्यावर्त कोई देश नहीं था, बल्कि अंदाजे से माना और समझा जाने वाला एक क्षेत्र था। अब उस समय वैज्ञानिक प्रगति तो हुई नहीं थी कि उसका कोई नक्शा बनाया गया हो। वहीं उस समय तक गाड़ियों या हवाई जहाज का भी निर्माण नहीं हुआ था। सो स्वाभाविक रूप से मनुष्य सफर घोड़ा गाड़ी तथा बैलगाड़ियों में ही करता था। और आप समझ ही सकते हैं कि अब घोड़ा गाड़ी तथा बैलगाड़ियों से वो कितनी दूर जा सकता था। सो हर कोई अपने अपने क्षेत्रों में ही सिमट कर रहता था। उस समय के आर्यावर्त की संस्कृति में राजपाट तथा राजाओं का युग आ गया था। उस समय के आर्यावर्त में हजारों नगर थे, और जितने नगर थे उतने ही राज्य और राजा थे। मैं इस समय बात मेरे यानी भारत के महाभारत के युग की कर रहा हूं। उस समय आर्यावर्त की कुल जनसंख्या करीब 50 लाख थी, और इन 50 लाख लोगों में ही करीब हजारों राज्य व राजे थे। खैर, प्रमुख बात ये कि इनमें आपसी झगड़े व युद्ध होते ही रहते थे। अब आर्यावर्त का ये जो महाभारत का युग था, वो उस समय के इतिहास का सबसे प्रगतिशील युग था। उस युग में मनुष्यों ने एक से एक वस्त्रों व शानदार घरों व महलों का ही नहीं, बल्कि तेज गति से दौड़ने वाली घोड़ा गाड़ियों का आविष्कार भी कर लिया था। साथ ही उसने पेट भरने हेतु तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन भी इजाद कर लिए थे। कहने का तात्पर्य ये कि इस युग का मनुष्य जीवन की तीनों जरूरियात यानी रोटी, कपड़ा और मकान के शिखरों को छू चुका था। लेकिन मेरा अनुभव है कि हर प्रगति के साथ मनुष्यों के अहंकार और असहिष्णुता भी बढ़ते ही चले जाते हैं। कायदे से होना इससे उल्टा चाहिए। बढ़ती प्रगति के साथ मनुष्यों को विनम्र तथा सहिष्णु होते चले जाना चाहिए, पर पता नहीं क्यों ऐसा होता नहीं है। सो महाभारत का प्रगतिशील युग भी इससे बाकात नहीं रहा, और बस इस बढ़ते अहंकार और बढ़ती असहिष्णुता के चलते उस युग के मनुष्यों ने एक से एक हथियार भी इजाद करने शुरू कर दिए। तीर, भाले, तलवार, गदा तथा और भी ना जाने कितने हथियारों की धार उस युग में और भी तेज कर दी गई। दुर्भाग्य तो ये था कि हर तरह की शिक्षा में युद्ध कला को ना सिर्फ शामिल किया जाने लगा,
बल्कि उसे ही ज्यादा महत्व भी दिया जाने लगा। अब एक तो वैसे ही धरती एक नहीं थी, जैसा कि आज का भारत एक है। धरती के इस छोटे से टुकड़े का अनेक राज्यों में वैसे ही विभाजन था, और ऊपर से बढ़ती असहिष्णुता के कारण उनके आपसी टकराव बढ़ते जा रहे थे। ऐसा एक दिन नहीं जाता था जब कहीं ना कहीं दो सेनाओं का युद्ध ना हो रहा हो। अंत में आपस में बढ़ रही इस असहिष्णुता ने महाभारत के भयानक युद्ध का स्वरूप धारण कर लिया। उस समय के अधिकांश राजा अपनी सेना समेत इस महायुद्ध का हिस्सा बने। सभी एक या दूसरे खेमे में विभाजित हो गए, और आखिर इस ऐतिहासिक तथा महाविनाशक युद्ध ने उस समय के आर्यावर्त की पूरी प्रगति धूल में मिला दी। इस एक महायुद्ध के कारण सब कुछ खत्म हो गया, और जो धरती प्रगति के शिखर पर थी, वो अन्य धरतियों से बिछड़ गई। आपके इंटरनेट का इतिहास चाहे जो कह रहा हो, ये बात स्पष्टतः समझ लेना कि महाभारत का युग उस समय तक के मनुष्य जाति के इतिहास का सबसे प्रगतिशील युग था। प्रगति के ऐसे शिखर उस समय तक पृथ्वी की किसी धरती ने नहीं छुए थे, परंतु बढ़ रही आपसी असहिष्णुता ने सब कुछ खत्म कर दिया। बस इसी असहिष्णुता के इन्हीं गंभीर परिणामों को समझाने हेतु मैं आज सबके सम्मुख प्रकट हुआ हूं। खैर, महाभारत के विनाशकारी युद्ध के बाद सब धीरे धीरे कर संभलने अवश्य लगा, परंतु आप सभी जानते हैं कि बिगड़ा बनाना इतना आसान नहीं होता। और यही वो समय था जब अन्य धरतियां प्रगति के मामले में आर्यावर्त से आगे निकल गई। बस मेरी धरती के 5,000 वर्ष पूर्व की उन्नति से पतन तक के इसी इतिहास से सबको सबक लेना है। आज से 5,000 वर्ष पूर्व जब ये धरती प्रगति के शिखर पर थी, यदि उस समय यहाँ के मनुष्यों में आपसी सहिष्णुता होती, तो क्या आज का भारत, जो कि एक संघर्षरत मुल्क है, दुनिया के सबसे प्रगतिशील देशों में ना होता? बिल्कुल होता। बस ये एक महत्वपूर्ण बात समझाने हेतु ही मैंने आपको मेरी धरती का इतिहास बताया। अतः समझदार वो जो इतिहास से सबक ले, जो एक असहिष्णुता के चलते कल आर्यावर्त का हुआ, वही बढ़ती असहिष्णुता के कारण किसी अन्य देश या संपूर्ण मनुष्य जाति के साथ भी हो ही सकता है। और हो क्या सकता है? ऐसा होता ही रहता है। मनुष्यों ने प्रगति के शिखर पहली बार नहीं छुए हैं, कई बार छुए हैं, लेकिन हर बार आपस में बढ़ती असहिष्णुता ने प्रगति का भोग लिया है, और तत्पश्चात उसे भारत की ही तरह फिर अ ब स से शुरू करना पड़ा है। परंतु ये ध्यान रखना चाहिए कि बिगड़ा आसानी से फिर बनता नहीं, और इस बाबत भारत का उदाहरण आपकी आंखों के सामने है। अब चूंकि भारतीय प्रगति की बातें विश्व में ना तो ज्यादा फैली हैं और ना फैलाई ही गई हैं, इसलिए महाभारत के प्रगतिशील युग का आज के विश्व को कोई अंदाजा नहीं है। अतः कम से कम मैं ये दावे से कह सकता हूं कि मनुष्य की प्रगति के बाबत जो भी इतिहास आप आज पढ़ते हैं, वो तथ्यों पर आधारित कतई नहीं है। और फिर अब तो इंटरनेट का जमाना है, जिसका सत्य से वैसे ही कुछ लेना देना नहीं है। वहां तो जिसकी जो मर्जी आ रही है लिख रहा है। वहां तो हर कोई
अपने इतिहास को स्वर्णिम बताने में लगा हुआ है, फिर चाहे वो सत्य से कितना परे ही क्यों ना हो। ऐसे में कहने की जरूरत नहीं कि जिन देशों का इंटरनेट पर राज है, आजकल विश्व में उन्हीं के स्वर्णिम इतिहास की तूती बोल रही है, और उसमें सत्य तो जाने कहां खो गया, पता ही नहीं चल रहा। लेकिन यहां मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैं आज सिर्फ सहिष्णुता सिखाने हेतु प्रकट हुआ हूं। ना तो मुझे इतिहास बताने में कोई रुचि है, और ना अपनी धरती की शेखी बगाड़ने में। मैं समझाना सिर्फ इतना चाह रहा हूं कि जिस असहिष्णुता ने समृद्धि के शिखर पर बैठे भारत को गरीब बना दिया, उस असहिष्णुता से सबक लो और उसे छोड़ो। और जहां तक भारत की धरती के 5,000 वर्ष पूर्व प्रगति के शिखर पर बैठे होने की बात है, तो उसका अंदाजा आपको मेरे इतिहास से ही हो जाएगा। निश्चित ही उससे साफ हो जाएगा कि मैं अपनी धरती के प्रगतिशील युग की शेखी नहीं मार रहा। मुझे इसकी जरूरत भी नहीं, परंतु बात समझने तथा समझाने हेतु इसकी चर्चा आवश्यक है, सो कर रहा हूं। अतः यहां वहां की बात ना कर मैं सीधे महाभारत के युद्ध के बाद क्या हुआ उस पर आ जाता हूं। निश्चित ही इस महायुद्ध के बाद सारी प्रगति ठंडी पड़ गई, वरना खुशबूदार इत्रों से लेकर एक से एक गहने तक किस किस चीज का इस्तेमाल उस जमाने में नहीं हो रहा था। खैर, युद्ध समाप्त हो गया, चारों ओर मातम छा गया, हजारों सिपाही मारे गए, गाड़े घोड़े सब नष्ट हो गए। चारों ओर गरीबी, बेरोजगारी तथा भुखमरी का राज हो गया। जहां आनंद और उत्सव हेतु एक से एक समारोह आयोजित किए जाते थे, जहां मनोरंजन हेतु चौपर जैसे एक से एक खेल खेले जाते थे, जहां नृत्य व संगीत कला का आनंद बात बात पर लिया जाता था, उसकी जगह रोटी हेतु संघर्ष प्रारंभ हो गया। अर्थात एक युद्ध ने सब कुछ बदल कर रख दिया। यदि इस महायुद्ध के बाद भी कुछ नहीं बदला था, तो वो था टुकड़े टुकड़े में बटे हजारों राज्यों का अस्तित्व। जल्द ही हर नगर फिर एक राज्य बन गया, तथा उसने फिर अपना एक नया राजा खोज लिया। हालांकि भले ही टुकड़े टुकड़े में बटे राज्य नहीं बदले थे, वे भले ही फिर जल्द ही अस्तित्व में आ गए थे, परंतु जीवन के स्तर पर सब कुछ बदल गया था। महाभारत जैसे महायुद्ध के दरमियान हुए विनाश की छाप आर्यावर्त के चप्पे चप्पे पर देखी जा सकती थी। सारे विकास की जगह गरीबी और भूखमरी ने ले ली थी। अर्थात पहले आपस में संघर्ष कर रहे थे, अब जीवन से संघर्ष कर रहे थे। हां, एक बात थी, मेरी यानी भारत की धरती पर कुदरत की अपार मेहरबानी शुरू से रही है। यहाँ की जमीन ना सिर्फ उपजाऊ है, बल्कि नदियों की भी यहाँ हमेशा से भरमार रही है। बस सबने नदी किनारे बसना शुरू कर दिया। इन संघर्ष के दिनों में भोजन प्रमुख जरूरियात तथा खेती प्रमुख व्यवसाय बन के उभरा। नृत्य, उत्सव, शाही भोजन, शाही रथ वगैरह तो महाभारत के युद्ध के बाद वैसे ही गायब हो चुके थे। हालांकि करीब 1,000 वर्ष की मेहनत के बाद धीरे धीरे कर गाड़ी फिर पटरी पर आने लगी। मानना होगा कि मेरे धरतीवासियों ने जीवन के इस कठिन संघर्ष को अच्छे से झेला, खासकर ये देखते हुए कि सभी महान योद्धाओं तथा प्रतिभावान लोगों को महाभारत का विनाशकारी युद्ध खा चुका था। ऐसे में कहने की जरूरत नहीं
कि 1000 वर्ष का ये संघर्ष आम प्रजा का अपना संघर्ष था। आम मनुष्य ने इस पर अपने बूते पे विजय पाई थी। इस संघर्ष का कोई नायक नहीं था, फिर भी इस संघर्ष का एक बेजान नायक जरूर था। आप कहेंगे, बेजान नायक? जी हां, भारत को फिर प्रगति की राह पर लाने वाला एक बेजान नायक ही था। और वो नायक था महाभारत के प्रगतिशील युग में अर्जित किए हीरे जवाहरात और सोना। उस समय इतना सोना तथा इतने हीरे जवाहरात भारत में मौजूद थे कि उसकी कल्पना ही करना असंभव है। यहां ये भी ध्यान रख लेना कि यहां मौजूद सोने तथा हीरे जवाहरातों ने इस धरती के इतिहास को बड़ा प्रभावित भी किया। उसके साथ ही यहाँ की उपजाऊ जमीन, बहती नदियां तथा संतुलित कुदरती वातावरण ने भी इस धरती के इतिहास को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। सुनने में मजा आया तो आप इसे पढ़ने का मजा भी ले सकते हैं। मुझे सहिष्णुता मत सिखाओ, भारत। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। कैसे अनपढ़ एडिसन 1000 से ऊपर पेटेंट्स रजिस्टर करवाने वाले वैज्ञानिक हो गए? कैसे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भर रहे धीरू भाई इतने बड़े व्यवसायी हो गए? कम पढ़े लिखे व स्कूली शैतान कैसे स्टीव जॉब्स हो गए? सफलता के पैमाने अनेक, कारण सिर्फ एक, मन की शक्तियां। मन की शक्तियों को जगाने तथा एक सुखी और सफल जीवन जीने के लिए पढ़िए दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूँ। रण छोड़ने के लिए मशहूर कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत युद्ध से भागने क्यों नहीं दिया? क्या थे कृष्ण के स्वयं के रण छोड़ने के और अर्जुन को रण ना छोड़ने देने के कारण? पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। लाखों लोगों के जीवन में आशा की नई किरण जगाकर उनके लिए एक मार्गदर्शक, गुरु और दोस्त का रोल निभाने वाले दीप त्रिवेदी ने मनुष्यों को स्वयं से मिलवाकर उनके पोटेंशियल को निखारा है। उनकी बेस्ट सेलिंग किताबें जैसे मैं मन हूँ और मैं कृष्ण हूँ पढ़कर तथा भगवत गीता, अष्टावक्र गीता और ताओ ते चिंग पर चर्चाएं व जीवन की रोजमर्रा की समस्याओं पर किए गए वर्कशॉप सुनकर मनुष्य तेजी से परिवर्तित हुए बिना रह ही नहीं सकता। इसी वजह से उन्हें स्पिरिचुअल साइकोडायनामिक्स का पायनियर भी कहा जाता है। समाज में उनके असीमित योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कारों एवं उपाधियों से सम्मानित भी किया गया है। आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने हेतु उन्हें मात्र सुनना और पढ़ना पर्याप्त है।